एक ऐसा देश जिसके पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है, जो कभी दुनिया के सबसे अमीर देशों में गिना जाता था, लेकिन आज हालात ये है कि वहाँ लोग खाने पीने की चीजों के लिए भी लाइनों में खड़े हैं। We need Greenland. वेनेजुएला के पास करीब 303 बिलियन बैरल प्रूवन ऑयल रिजर्व है। सऊदी अरब ईरान से भी ज्यादा और अमेरिका से लगभग 5 गुना ज्यादा। लेकिन जो तेल इस देश की सबसे बड़ी ताकत था, वही धीरे धीरे इसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया। तो सवाल ये है कि इतना अमीर देश तबाह कैसे हो गया। लेकिन वेनेजुएला आज अकेला ऐसा मामला नहीं है। ईरान तेल है लेकिन आर्थिक प्रतिबंध, लीबिया तेल है लेकिन राजनीतिक अस्थिरता, इराक तेल है लेकिन लगातार युद्ध, नाइजीरिया तेल है लेकिन गरीबी। इतिहास बार बार एक ही बात दिखाता है कि जिन देशों के पास रिसोर्सेज ज्यादा होते हैं, अगर उनके पास स्ट्रॉन्ग सिस्टम नहीं होते तो वो अपनी किस्मत खुद नहीं लिखते, वो दूसरों का खेल बन जाते हैं। 3 जनवरी 2026 की रात करीब 2 बजे दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर अमेरिका ने वेनेजुएला में ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व शुरू किया। इस ऑपरेशन में 150 से ज्यादा एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर और स्पेशल फोर्सेस शामिल थी। इस मिशन में राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को गिरफ्तार कर न्यूयॉर्क ले जाया गया, जहां उन पर नार्को टेररिज्म और ड्रग ट्रैफिकिंग जैसे कई मामलों में कानूनी कार्रवाई चल रही है। इस ऑपरेशन में वेनेजुएला के लगभग 88 लोगों की मौत हुई, जिनमें 32 क्यूबा देश के सैनिक भी शामिल थे। इसके बाद दुनिया 2 हिस्सों में बट गई। कई देशों और एक्सपर्ट्स ने इसे एक आजाद देश के अपने अधिकारों पर हमला कहा और अमेरिका ने इसे एक सिक्योरिटी मिशन बताया। We will crash the cartels and we will defend our citizens against all threats, foreign and domestic. लेकिन असली तबाही आज गोलियों से नहीं, असली तबाही हुई थी सालों पहले सिस्टम के टूटने से। आज वेनेजुएला दुनिया के सबसे ज्यादा महंगाई झेलने वाले देशों में गिना जाता है, जहां अब तक करीब 80 लाख लोग अपना देश छोड़ चुके हैं, जो हाल के इतिहास के सबसे बड़े माइग्रेशन क्राइसिस में से एक है। यूएन रिपोर्ट्स के मुताबिक लगभग 70% से ज्यादा आबादी गरीबी रेखा के नीचे जिंदगी जी रही है। खाना, दवा, बिजली सब एक रोज की लड़ाई बन चुके हैं। लेकिन सवाल यह है कि दुनिया की सुपर पावर्स को वेनेजुएला में इतना इंटरेस्ट क्यों? वेनेजुएला साउथ अमेरिका में कैरिबियन सागर के किनारे बसा हुआ देश है, लेकिन इसकी असली अहमियत इसके शहरों में नहीं, इसके नीचे छुपी है। यहीं स्थित है ओरिनोको बेल्ट। यहीं दुनिया का सबसे बड़ा प्रमाणित तेल भंडार मौजूद है, लगभग 303 बिलियन बैरल्स। इतना तेल कि ये सऊदी अरब और ईरान से भी ज्यादा माना जाता है और अमेरिका से भी लगभग 5 गुना ज्यादा। यानी वेनेजुएला सिर्फ एक देश नहीं है, वो अपने आप में एक चलता फिरता एनर्जी बैंक है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि 20वीं सदी में तेल ही ताकत था, लेकिन आज 21वीं सदी में रेयर मेटल्स ही हथियार है। आज की बैटरियां, ईवी गाड़ियां, सोलर पैनल, मिसाइल सिस्टम, एआई सर्वर, सब कुछ इन्हीं मेटल्स पर चलता है। और हम सभी जानते हैं कि आज इस सप्लाई चेन पर सबसे बड़ा दबदबा चीन का है। रेयर अर्थ प्रोसेसिंग, बैटरी मैन्युफैक्चरिंग और क्रिटिकल मिनरल रिफाइनिंग में चीन दुनिया का सबसे बड़ा खिलाड़ी बन चुका है। अब वेनेजुएला फिर से तस्वीर में सामने आता है, क्योंकि लैटिन अमेरिका के देशों में लिथियम, निकल और कोबाल्ट जैसे खनिज भी पाए जाते हैं, जो आने वाली इलेक्ट्रिक और एआई दुनिया की रीढ़ माने जाते हैं। और यही वजह है कि वेनेजुएला सिर्फ तेल वाला देश नहीं रहा, वो उस जमीन में बदल चुका है जहां ये तय हुआ कि आने वाली दुनिया की एनर्जी, टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री किसके कंट्रोल में जाएगी। इस कहानी को समझने के लिए हमें 100 साल पीछे जाना होगा, क्योंकि वेनेजुएला की तबाही 2026 में शुरू नहीं हुई थी, इसकी नींव बहुत पहले रख दी गई थी। साल 1922 वेनेजुएला के पश्चिमी हिस्से में मराकाइबो झील के पास जमीन के नीचे से तेल मिला, और इसी एक पल ने इस देश की किस्मत बदल दी। तेल वेनेजुएला का था, लेकिन उसे निकालने, प्रोसेस करने और बेचने की ताकत विदेशी कंपनियों के पास थी। 1950 से 1970 के बीच वेनेजुएला लैटिन अमेरिका के सबसे अमीर देशों में गिना जाने लगा। सड़कें चमक रही थी, पैसा आ रहा था, ऊपर से देखने पर यह सक्सेस स्टोरी थी, लेकिन अंदर एक खामोश गलती हो रही थी। तेल से पैसा तो आ रहा था, लेकिन सिस्टम नहीं बन रहा था। खेती पीछे छूट रही थी, फैक्ट्रियां नहीं लग रही थी, पूरा देश सिर्फ एक सेक्टर पर टिकता जा रहा था। और इसी को देखते हुए साल 1976 में सरकार ने ऑयल इंडस्ट्री को नेशनलाइज किया और बनाई अपनी सरकारी तेल कंपनी PDVSA। मकसद साफ था, तेल पर देश का कंट्रोल। लेकिन यह एक भ्रम था। ओनरशिप का मतलब कंट्रोल नहीं होता। टेक्नोलॉजी, मार्केटिंग, ग्लोबल सप्लाई चेन अब भी बाहर के हाथों में थी। जब किसी देश में सिस्टम नहीं बनता तो देर सवेरे एक ऐसा नेता आता है जो सब कुछ बदल देने का वादा करता है। और इसी कमजोर सिस्टम को बदलने के वादे के साथ साल 1999 में सत्ता में एंट्री होती है एक रिटायर आर्मी कर्नल की, ह्यूगो चावेज। और यही वो मोड़ था जिसकी वजह से आज वेनेजुएला की ये हालत है। ह्यूगो चावेज सिर्फ एक नेता नहीं थे, वह उन लाखों गरीब वेनेजुएला वासियों की आवाज बन चुके थे जो सालों से महसूस कर रहे थे कि देश अमीर है लेकिन जनता नहीं। चावेज ने साफ कहा कि तेल जनता का है तो पैसा भी जनता का होना चाहिए। सत्ता में आते ही उन्होंने ऑयल इंडस्ट्री पर गवर्नमेंट कंट्रोल तेजी से बढ़ाया। नए हाइड्रोकार्बन कानून लाए गए, PDVSA के मैनेजमेंट बदले गए और तेल से होने वाली कमाई का बड़ा हिस्सा सरकार के कंट्रोल में आया। और उसी पैसे से शुरू हुए बोलिवेरियंस मिशन, सस्ता खाना, मुफ्त इलाज, शिक्षा, आवास और गरीबी
घटाने के बड़े सामाजिक कार्यक्रम। शुरुआती सालों में असर भी दिखा। यूएन और वर्ल्ड बैंक के डाटा के मुताबिक 2000 के दशक की शुरुआत में गरीबी में साफ गिरावट आई। स्कूल एनरोलमेंट बढ़ा और करोड़ों लोगों को पहली बार स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच मिली। 24 लाखों गरीब वेनेजुएला वासियों के लिए उम्मीद बन चुके थे और यही वो गलती हुई जो दुनिया के कई रिच रिसोर्सेज देशों ने की है। कई इकोनॉमिस्ट के मुताबिक तेल से आया ज्यादातर पैसा खेती, मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्री खड़ी करने में नहीं बल्कि सब्सिडी, फ्री स्कीम और शॉर्ट टर्म राहत में जाता रहा। तेल ऊंचे दामों पर बिकता रहा तो सिस्टम की एक कमी छुपी रही। देश अमीर दिखता रहा लेकिन आत्मनिर्भर नहीं बन पाया और पूरी इकोनॉमी धीरे धीरे सिर्फ तेल पर टिकती चली गई। यही वो मोड़ था जहां वेनेजुएला का भविष्य दो रास्तों में बढ़ रहा था और इसी मोड़ पर एक और टकराव शुरू हुआ। साल 2002 में चावेज को सत्ता से हटाने की कोशिश की गई लेकिन सिर्फ 48 घंटों में ही जनता के विरोध और सेना के एक हिस्से के समर्थन से वो वापस लौट आए। चावेज ने सार्वजनिक रूप से आरोप लगाया कि इस तख्तापलट के पीछे अमेरिका का हाथ था। अमेरिका ने इन आरोपों से इनकार किया लेकिन इसके बाद जो सामने आया उसने पूरी दुनिया में गंभीर सवाल खड़े कर दिए। अमेरिकी सरकारी रिकॉर्ड्स के मुताबिक तख्तापलट से पहले अमेरिकी एजेंसियां वेनेजुएला की विपक्षी ताकतों के संपर्क में थी। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक वॉशिंगटन को इस तख्तापलट की योजना की जानकारी थी लेकिन वेनेजुएला सरकार को कोई चेतावनी नहीं दी गई। अमेरिका ने कहा कि उन्होंने इस तख्तापलट को डायरेक्ट सपोर्ट नहीं किया है लेकिन एक बात साफ थी, इस दिन के बाद वेनेजुएला और अमेरिका के रिश्ते कभी नॉर्मल नहीं रहे। इस मामले को जड़ से समझने के लिए हमें अमेरिका की 200 साल पुरानी पॉलिसी मोनजे डॉक्ट्रिन को समझना बेहद जरूरी है, जिसमें कहा गया था कि नॉर्थ और साउथ अमेरिका के जोन अमेरिका के इन्फ्लुएंस जोन होंगे। शुरुआत में ये पॉलिसी यूरोप के लिए कही गई थी लेकिन समय के साथ यही पॉलिसी अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी की रीढ़ बन गई। 20वीं सदी में इसी डॉक्ट्रिन के नाम पर लैटिन अमेरिका के कई देशों में दर्जनों बार सरकारों को सपोर्ट किया, गिराया, रोका और बदला गया। और साल 2000 के बाद जब वेनेजुएला चीन और रूस के करीब जाने लगा तो ये सिर्फ एक इकोनॉमिक मूवमेंट नहीं था, ये अमेरिका की पॉलिसी के लिए एक सीधी चुनौती थी। 5 मार्च 2013 को कैंसर के कारण ह्यूगो चावेज की मृत्यु हो गई और वो पीछे छोड़ गए एक ऐसा देश जो पूरी तरह सिर्फ तेल पर टिका हुआ था। और जाते जाते उन्होंने सत्ता अपने सबसे करीबी और उस समय के उपराष्ट्रपति निकोलस मादुरो के हाथों में सौंप दी। इसके बाद वेनेजुएला के हालात बद से बदतर होते चले गए। साल 2014 में इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमतें गिर गईं और पूरी अर्थव्यवस्था तेल पर टिकी होने की वजह से पूरा सिस्टम हिल गया। महंगाई काबू में रखने के लिए ज्यादा नोट छापे गए जिससे करेंसी की वैल्यू गिरने लगी। कुछ ही वर्षों में वेनेजुएला की जीडीपी लगभग 60 से 70% तक सिकुड़ गई। तेल उत्पादन जो कभी 30 लाख बैरल पर डे हुआ करता था 2020 तक 5 लाख पर डे रह गया। सबसे खतरनाक बात यह थी कि वेनेजुएला अपनी सरकारी कंपनी पीडीवीएसए तक को आधुनिक और मजबूत नहीं बना पाया। खेती, फैक्ट्रियां और प्राइवेट इंडस्ट्री कुछ भी डेवलप नहीं हुआ। नतीजा ये हुआ कि देश रोजमर्रा की चीजों के लिए भी दूसरे देशों के इंपोर्ट पर निर्भर हो गया और यही डिपेंडेंसी किसी भी देश की सबसे बड़ी कमजोरी होती है। 2018 के चुनावों के बाद मादुरो सरकार पर विपक्ष को दबाने और चुनावों में धोखाधड़ी के आरोप लगे। 2019 में अमेरिका की ओर से उन पर नार्को टेररिज्म और ड्रग ट्रैफिकिंग जैसे कई मामलों में आरोप लगाए गए और 2024 के चुनाव जीतने के बाद कई देशों ने मादुरो को राष्ट्रपति मानने से इनकार कर दिया। मादुरो के शासनकाल में ही यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूरोपियन यूनियन और कनाडा ने वेनेजुएला पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाना शुरू किए, खासतौर पर 2017 से 2019 के बीच। सैंक्शंस ऐसे होते हैं जैसे किसी इंसान की धीरे धीरे ऑक्सीजन बंद कर देना। शुरुआत में ये प्रतिबंध कुछ नेताओं और सरकारी अफसर तक सीमित थे लेकिन 2025 तक आते आते ये सीधे सेंट्रल बैंक और तेल इंडस्ट्री पर लगा दिए गए। तेल बेचना मुश्किल हो गया, डॉलर में लेन देन लगभग बंद हो गया, विदेशी कंपनियों ने निवेश करना बंद कर दिया और जब पैसा आना रुका तो दवाइयाँ, खाने पीने की चीजें और मशीनों के स्पेयर पार्ट्स तक देश में लाना मुश्किल हो गया। और इसी बीच लोकल करेंसी बॉलीवर से लोगों का भरोसा टूटने लगा और अमेरिकी डॉलर ऑफिशियल सिस्टम के बाहर ब्लैक मार्केट में चलने लगा। कई इकोनॉमिस्ट का मानना है इन सेक्शंस ने क्राइसिस पैदा नहीं किया लेकिन क्राइसिस को कई गुना तेज जरूर कर दिया। यहीं से ये सेक्शंस एक पॉलिसी नहीं रहे, वो एक जियोपॉलिटिकल हथियार बन चुके थे जिसे हम आगे वीडियो में समझेंगे। पर आपकी नजर में इस तबाही का जिम्मेदार कौन है? अंदर की गलत नीतियां और तेल पर पूरी निर्भरता या बाहर से आया दबाव और कड़े आर्थिक प्रतिबंध? नीचे कमेंट में अपना जवाब जरूर लिखिए क्योंकि आपका जवाब ही तय करेगा कि वेनेजुएला की कहानी एक देश की नाकामी थी या एक ग्लोबल पावर गेम। लेकिन इस तबाही की कीमत कभी गवर्नमेंट नहीं चुकाती, इसकी कीमत चुकाते हमेशा आम लोग। यूएनएचआरसी के मुताबिक आज वेनेजुएला के करीब 70 से 80 लाख लोग दूसरे देशों में शरणार्थी बन चुके हैं। लगभग 70% लोग गरीबी रेखा के नीचे जी रहे हैं। महंगाई की मार झेल रहे लोगों के पास पैसा होते हुए भी उसकी कोई कीमत नहीं रह गई। यहाँ तक कि घरेलू सामान भी दुकानों से गायब होकर ब्लैक मार्केट में बिकने लगा।
en pelea, porque eso es muy feo también. ये कहानी हमें बताती है कि जब कोई देश अंदर से कमजोर होता है तो बाहर की ताकतें उसे अपने खेल में इस्तेमाल कर ही लेती हैं। अगर इस कहानी को जियो पॉलिटिक्स के नजरिए से देखें तो ये कहानी सिर्फ वेनेजुएला की कहानी नहीं रहती, ये दो ग्लोबल पावर सिस्टम की टक्कर बन जाती है। आज दुनिया जिस डॉलर सिस्टम पर चल रही है उसे ब्रिक्स जैसे देश खुलकर चुनौती देने लगे हैं। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका मिलकर दुनिया की 40% आबादी और ग्लोबल इकोनॉमी के बड़े हिस्से को प्रेजेंट करते हैं। डॉलर सिर्फ एक करेंसी नहीं है, वो अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत है और इसी वजह से ही अमेरिकी पॉली मेकर्स के लिए खतरे की घंटी मानी जाती है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि आने वाली दुनिया तेल पर नहीं रियल मेटल्स पर चलेगी और इस रेस में सबसे आगे है चीन। और वेनेजुएला के एक्सपोर्टेड ऑयल का बड़ा हिस्सा अकेले चीन को जाता रहा। यानी वेनेजुएला सिर्फ तेल नहीं, वो कल की टेक्नोलॉजी के रास्ते का दरवाजा बनता जा रहा है। अब इन तीनों बातों पर जोड़कर देखिए, डॉलर सिस्टम पर बढ़ता दबाव, रेयर मेटल्स पर चीन का कंट्रोल और अमेरिका के पड़ोस में वेनेजुएला जैसा एनर्जी बैंक। तो कई जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट के अनुसार ये लड़ाई सिर्फ संसाधनों की नहीं है, आने वाली दुनिया में सुपर पावर बनने की लड़ाई है। और जब लड़ाई इतनी बड़ी हो जाती है तो अंतरराष्ट्रीय कानून अक्सर कागजों में सिमट कर रह जाते हैं। यूएन में आज 193 देश हैं, लेकिन असली ताकत सिर्फ 5 देशों के पास है, अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन। क्योंकि इन पांचों के पास वीटो पावर है, जिसका मतलब है कि अगर दुनिया के बाकी 188 देश किसी फैसले के पक्ष में खड़े हों, लेकिन इन पांचों में से कोई एक भी ना कह दे तो पूरा फैसला वहीं रुक जाता है। और शायद यही वो लूपहोल है जिसकी वजह से जियोपॉलिटिक्स के कई मामलों में ताकत कानून से बड़ी दिखाई देने लगती है। और जब ऐसा होता है तो सिर्फ प्रस्ताव नहीं रुक जाते, रुक जाती है मदद की उम्मीदें, रुक जाती है जांचें और कई बार रुक जाती है जिंदगियां। ये एक चेतावनी है भारत सहित सभी देशों के लिए। भारत जो अपनी जरूरत का 85% तेल विदेशों से इंपोर्ट करता है, और जब कोई देश अपने सिस्टम को मजबूत नहीं बनाता, जब वो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और प्रोडक्शन के बजाय सिर्फ नारे, लड़ाइयों और विवादों में उलझ जाता है, तो उसका भविष्य धीरे धीरे दूसरों के हाथों में चला जाता है। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें, ताकि हम छोटे मोटे विवादों में उलझने के बजाय शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दे सके। और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।